हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बिजनेस स्टडीज के एमसीक्यू सीरीज के अंदर। आज हमारा 9वां एपिसोड है और बिना टाइम वेस्ट करे हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चाहे आप मोबाइल पे देख रहे हो, चाहे आप टैबलेट पे देख रहे हो, चाहे कंप्यूटर पे देख रहे हो, ये रहा। मैं सोचा पीछे ना बैकग्राउंड वाली म्यूजिक डाल दे रहा हूँ, अमिताभ बच्चन वाली धूम केबीसी वाली। चलो कल ट्राई करके देखता हूँ कैसा लगता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर राम हैज गिवन अ टास्क। राम हैज गिवन अ टास्क by his superior to plan in 15 days. He asks two of his subordinates to work upon two aspects of his task. One of the subordinates met with an accident and could not complete his work. One of the subordinates, हाँ चलो ये लाइन रिपीट हो गई है, इसको इग्नोर करना बच्चों। ये वाली लाइन रिपीट हो गई है, इसको इग्नोर करना। तो Who is answerable for this task? मैं आपको सिंपल वे में क्वेश्चन बता दूं। राम को उसके सीनियर ने एक टास्क दिया था कि 15 दिन के अंदर प्लानिंग करनी है। राम ने उस प्लानिंग के दो एस्पेक्ट्स को अपने सबऑर्डिनेट्स को बोला था और एक सबऑर्डिनेट ठुक गया, इस वजह से काम कंप्लीट हुआ नहीं। तो बताइए कौन है काम के लिए रिस्पॉन्सिबल? राम, राम के सबऑर्डिनेट, राम का सुपीरियर, या कोई भी नहीं? तो बताइए मुझे इसका आंसर। कौन है रिस्पॉन्सिबल? राम रिस्पॉन्सिबल है, राम का सीनियर रिस्पॉन्सिबल है कि बेटा मैंने तेरे को काम दिए, मेरी गलती है, या राम के जो सबऑर्डिनेट्स है उनकी गलती है? तो बताइए किसकी गलती है, राम की, राम के सीनियर की, राम के जूनियर की, या कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? बताइए मुझे इसका आंसर बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है राम अकाउंटेबल है। ठीक है, राम ने एक अथॉरिटी दी थी अलॉन्ग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, राम को दी गई थी बाय हिज सुपीरियर कि हाँ भाई आपको टास्क देना है, और राम ने अपने दो सबऑर्डिनेट्स को वो काम दिया करने के लिए। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। तो राम के जो सबऑर्डिनेट्स थी, एक का बेचारे का एक्सीडेंट हो गया और वो काम कंप्लीट नहीं कर पाया, तो ऐसे में कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ऐसे में राम रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि बेटा हमने एक टॉपिक पढ़ा था अकाउंटेबिलिटी, एक टॉपिक पढ़ा था, हमने बोला था अथॉरिटी डेलीगेट करी जा सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करी जा सकती है, बट अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं करी जा सकती। जब राम के पास अथॉरिटी आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो उसके पास अकाउंटेबिलिटी भी आई थी। राम ने अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे डेलीगेट कर दी, बस वो अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकता। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर वो है राम इज अकाउंटेबल। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बस यहाँ पर मुझे कोई बच्चा ये ना बोले सर राम को भी तो किसी सीनियर ने बोला होगा काम करने के लिए, एक्चुअली में तो वो रिस्पॉन्सिबल हुआ। हाँ है ना बोलेंगे बच्चे, दिमाग चलेगा कुछ बच्चों का, अरे सर राम का सीनियर रिस्पॉन्सिबल हो ना, राम के सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बट मुझे एक बात बताओ, अगर मालिक या सीनियर, और मालिक कोई आपको काम सौंप रहा है और आप कंप्लीट करके दे दो, मालिक तो जिम्मेदार, प्रॉफिट्स के लिए मालिक जिम्मेदार है, लेकिन उस काम के लिए तो आप जिम्मेदार हो ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राम इज अकाउंटेबल। आई होप ये आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो जरा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ केस फाइल्ड इन स्टेट कमीशन कैन बी री अपील्ड इन। अगर हमने स्टेट कमीशन में कोई केस फाइल किया है तो वो कहां कहां री अपील किया जा सकता है? नेशनल कमीशन, देन सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ नेशनल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, या कहीं भी नहीं? बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। चलो आंसर डिस्कस करने से पहले मैं जरा एक बार क्वेश्चन के टॉपिक को रिवाइज करा देता हूँ। देखो बेटा, हमारे 3 टाइप के वो होते हैं, रिड्रेसल मशीनरी होती है हमारी। एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, एक हमारा स्टेट कमीशन होता है, और एक हमारा नेशनल कमीशन होता है। अगर आपको पता हो तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जो 20 लाख तक का अमाउंट होता है, 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक स्टेट कमीशन पर, ठीक है, और नेशनल कमीशन 1 करोड़ से ऊपर वाले। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम में कोई केस जाता है और आप उस केस के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप कहां जा सकते हो? आप 30 दिन के अंदर स्टेट कमीशन में जा सकते हो, और स्टेट कमीशन के फैसले से भी आपको ना खुश हो तो आप 30 दिन के अंदर नेशनल कमीशन जा सकते हो। फिर बात आती है स्टेट कमीशन की। तो स्टेट कमीशन में आप जाते हो, आपका अमाउंट 20 लाख से ऊपर होना चाहिए, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अपील होकर आने चाहिए। तो 2 केस में आप स्टेट कमीशन में फाइल कर सकते हो, या तो आपका डिस्ट्रिक्ट का री अपील हो, या फिर आपका अमाउंट 20 लाख से ऊपर हो, तो आप स्टेट कमीशन पे आ सकते हो। और जब स्टेट कमीशन फैसला सुनाता हो और आप डिससेटिस्फाइड हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ नेशनल कमीशन ही जा सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेशनल कमीशन ओनली। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अगर आप नेशनल कमीशन से होते हुए जा रहे हो तो। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर है तो चलो क्लियर कर देता हूं।
सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ एक केस जाता है, वो जाता है नेशनल कमीशन वाला, जो कि 1 करोड़ से ऊपर का होता है। ये क्लियर हो गया? वो सीधा पहले नेशनल कमीशन पे जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल कमीशन ओनली। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल an organization must change it according to the needs of the environment. Okay, which characteristics of management is highlighted in the statement? Dynamic function, goal oriented process, pervasive या फिर मल्टी डायमेंशनल। तो बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट में चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल देना चाहिए, उसका आंसर क्या होता है? मुझे ऐसा लग रहा है भावना की चोट लग गई है। बिल्कुल सही आंसर आते हुए मेरे पास। तो करेक्ट आंसर है वो है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब यही होता है कि आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलिए और अपने गोल्स को मॉडिफाई कीजिए। ये क्लियर हो गया? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डायनेमिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल बट सिंपल। पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, Narendra believed that his company could maximize profit by producing hair dye on a large scale। मतलब वो बोलते हैं, नरेंद्र जी बिलीव करते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं by producing on a large scale, whereas his partner Mr. Surinder wants to emphasize on societal and customer needs। Identify the marketing management philosophy। Identify the marketing management philosophy being followed by Mr. Narinder and Mr. Surinder। तो मेरे को बताइए, नरेंद्र जी कहते हैं अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो ज्यादा प्रोडक्शन करो। सुरेंद्र कहते हैं नहीं, आप सोसाइटी और कस्टमर की नीड्स को फोकस करो। तो बताइए दोनों कौन कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी को फॉलो करते हैं? बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिस्टर नरेंद्र फॉलो करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, और मिस्टर सुरेंद्र कौन सा फॉलो करते हैं? सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्या फॉलो करते हैं? सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। पूरा नाम सोशल मार्केटिंग है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पहले चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी फिलॉसफीज। पहले होता था हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जो बोलता था लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करिए तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाएगी। तो प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज इफ यू फोकस ऑन 2 थिंग्स, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, क्या है? अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। दूसरा आता प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, उन्होंने बोला क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे जाओ, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करो अपने प्रोडक्ट को। आपका प्रोडक्ट जितना ज्यादा इंप्रूव होगा आप उतना ही ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो। फिर तीसरा आता हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट, जो ये बोलता है कि कस्टमर को मोटिवेट करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा जो आपका वो प्रोडक्ट खरीदे। इसलिए उन्होंने एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट पर फोकस किया अगर आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो। फिर आता है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो ये बोलता है कस्टमर की नीड्स एंड वांट को आइडेंटिफाई करो, देन उसको सेटिस्फाई कर दो, दैट इज द वे दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। फिर इसमें एक एक्सटेंशन आया सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो ये बोलता है सोसाइटी की नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए आप नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करोगे तो यू कैन मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसके अंदर लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आई होप ये चीज आपको याद आ गई होगी। इसी के साथ मुझे एक बात और याद आती है, आपके पास जो भी बुक हो, एनसीईआरटी हो, सुभाष डे हो, आपके पास पूनम गांधी हो या एक्सवाइजर और कोई भी ऑथर हो, तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक टेबल दे रखा है बुक के अंदर। इस टॉपिक से रिलेटेड टेबल दे रखा है बुक के अंदर, तो वो आप कहीं पर नोट कर लो कि वो टेबल आपको थॉरली याद करना है। वो 1 मार्क में पूछा जा सकता है, कोई भी एक इनमें से पूछा जा सकता है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा फोकस में लेकर आइए, ठीक है। टेबल है, बुक में लिख लेना कहीं पर। तुम्हारे 4 क्वेश्चन हो गए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इम्प्लाइज, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, वो क्या बताता है? Dual subordination should be avoided. Each employee in an organization should receive from one superior only. Each division should have its own in charge, plans, execution resource. Manager should have authority commensurating their responsibility. बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा? The principle of unity of direction implies. चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो पहले एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिर हम आंसर देखेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंप्लाइज डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड।
बेटा डुअल सबऑर्डिनेशन हमारा किसके अंदर आता है, यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर आता है, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सप्लेनेशन है डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड, ईच एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, ये भी यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हमने एक बात देखी थी, वन हेड वन प्लान, सेम डायरेक्शन में काम करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, मैनेज ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज, ओन प्लान्स एंड एग्जीक्यूशन रिसोर्स। याद आ रहा है कुछ, ईच डिपार्टमेंट या ईच डिपार्टमेंट हैज वन हेड वन प्लान, तो वो इसी पॉइंट को डायरेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को ही वो बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो जिन बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ना, तो चलो मेरी तरफ से एक होमवर्क क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लो। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर आप इस सेशन के एंड होते ही सबसे पहले क्या देखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। ध्यान रखना, डिफरेंस देखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मार्केटिंग ऑफ माउंटेनियरिंग, मार्केटिंग ऑफ माउंटेनियरिंग इज मार्केटिंग ऑफ एन प्लेस, इवेंट, आइडिया, एक्सपीरियंस। बताइए मुझे इसका आंसर, प्लेस, इवेंट, आइडिया, एक्सपीरियंस। तो डिस्कस करते हैं इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर डी। माउंटेनियरिंग एक एक्सपीरियंस होता है, जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, एक एडवेंचर है माउंटेनियरिंग, तो माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस है, तो मार्केटिंग ऑफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखो आइडिया तो ये है ही नहीं, इवेंट भी कोई है नहीं कि वर्ल्ड कप हो रहा हो, आईपीएल का मैच हो रहा हो, या फिर कोई टूर्नामेंट हो रहा हो, ये की बात नहीं हो रही, और कोई प्लेस के बारे में यहाँ पे भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे माउंटेनियरिंग क्या है, एक हमारा एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस को ही यहाँ पर मार्केट किया जा रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो हम जरा देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे लास्ट से शुरुआत करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया बड़ी केस स्टडी आपको कैसे रीड करनी होती है, लास्ट में देखो उनसे क्या पूछा गया, फिर देर आफ्टर आप केस पढ़ो तो आपको आंसर पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं 7, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस दैट सुभाष हैज ऑफर्ड टू मनीष। सुभाष ने मनीष को क्या ऑफर किया है, पढ़ते हैं। Manish inherited a very large area of agricultural land in Uttar Pradesh after the death of his grandfather. ठीक है, he plans to sell the piece of land and use the money to set up a small scale paper factory to manufacture all kind of stationery items from recycled paper. ठीक है, being an amateur in business, he decided to consult his friend Subhash who works in a financial consultancy firm. Okay. मेन जो लाइन है वो यहाँ से चालू होने वाली है, जहाँ से मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाई है। सुभाष हेल्प्स इन टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट ऑफ हिज फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्ट इन नेक्स्ट 5 ईयर। बेस्ड ऑन दिस एस्टिमेट्स ही हेल्प्स मनीष टू असेस फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो बताइए यहाँ पे कौन सी सर्विस दी जा रही है, क्या फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में बात हो रही है, फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में बात हो रही है, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात हो रही है, क्या ट्रेडिंग ऑन सिक्योरिटीज की बात हो रही है, या कैपिटल बजटिंग डिसीजन की बात हो रही है। तो बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर। सुभाष ने ये बताया है, उसने सेल्स फोरकास्ट करी है 5 साल की, उसने ये भी बताया कि सेल्स के बेसिस पे आपको फिक्स असेट्स कितने चाहिए होंगे, आपको वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी। तो बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या है कि सुमित ने या सुनीत ने, क्या नाम क्या है, सुभाष ने मनीष को क्या सर्विस ऑफर करी है। बिल्कुल सही आंसर, जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको सिंपल ही समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज मतलब वो सिक्योरिटीज खरीदना बेचने की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था बड़ा केस है, तो हम लास्ट से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन इन वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ विच कंपनी कुड नॉट अचीव इट्स टारगेट। मतलब आपको ऊपर दी हुई कोई लिमिटेशन है, वो आपको वो बतानी है, उस लिमिटेशन की वजह से हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए।
और लिमिटेशन देखो दे रखी है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ये चारों पढ़ते ही आपका तो लिमिटेशन वाला टॉपिक रिवाइज हो गया, हाँ है ना। 6 हेडिंग से 4 आपको यहीं पे दे रखी है, तो यही हमारी फटाफट से रिवाइज हो जाएंगी। जरा पढ़ते केस को। विपिन Pumps Limited was in the business of manufacturing water pumps for room coolers in Delhi and NCR. Vipin Limited was in the business of manufacturing water pumps for room coolers in Delhi and NCR. The business was doing well and the company was easily able to achieve the position of market leader. Okay, simple है. Mr. Vipin, the managing director of the company, set an ambitious target of 30% increase in scales in 30% by entering into markets in the nearby states of Rajasthan, Punjab and Haryana. Okay, मतलब पहले उन्होंने टारगेट डिसाइड किया कि वो 30% का इंक्रीज करेंगे, देयर आफ्टर वो नियर बाय स्टेट्स में उन्होंने ओपन कर दिया। द सेम ईयर लोकल होलसेलर स्टार्टेड इंपोर्टिंग चाइनीज वाटर पंप्स विच आर इक्वली प्राइस एफिशिएंट। ठीक है। As a result, the company could not achieve its target. Identify the limitation of one of the function of the management because of which the company could not achieve its target. तो स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी ये है कि कंपनी है जो कि वाटर पंप बनाती है कूलर्स के लिए, और अच्छी खासी लीडरशिप थी, तो उन्होंने नेक्स्ट टारगेट देखा कि हमको 30% सेल्स में इंक्रीज करनी है, तो वो नियर बाय स्टेट्स में आ गए। बट हुआ क्या, नेक्स्ट नियर बाय जो स्टेट्स थे उन्होंने क्या किया, चाइनीज से इंपोर्ट करना चालू कर दिया। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या है कि वो अपना टारगेट्स क्यों नहीं अचीव कर पाए। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। बताइए मुझे इसका आंसर। तो डिस्कस करते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर है ना वो एक मारवा मेम है ना, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, वो वाला टॉपिक है इसके अंदर। क्या, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अगर आपने जो पहले सोचा था वैसा मार्केट नहीं हुआ, बदल गया मार्केट, एनवायरनमेंट ही बदल गया, तो उस केस में आपकी जो प्लानिंग की वो धरी की धरी रह जाएगी। कैसे, इन्होंने सोचा था हम दूसरे स्टेट में जाएंगे, बिजनेस करेंगे, 30% सेल्स को इंक्रीज करेंगे, बट उनको क्या पता था कि वो चाइना से इंपोर्ट करना चालू कर देंगे। तो चाइना से इंपोर्ट करना चालू किया और वो उनका जो प्लान था वो अनसक्सेसफुल रह गया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट इज द करेक्ट आंसर। एकदम से वो बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई कंपनी की। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा पढ़ेंगे। एनकरेजिंग स्टाफ टू बी अ पार्ट ऑफ decision making. To be a part of decision making is a feature of dash style of leadership. Autocratic, democratic, laissez-faire या none of these. तो बताइए किसका आंसर क्या है। मैं भी क्या सवाल पूछ रहा हूँ, किसका आंसर क्या है। तो बताइए, टू बी अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसका आंसर क्या है, इसका कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक या फिर लेज़र-फेयर। ऑटोक्रेटिक को हम अथॉरिटेरियन भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक को हम पार्टिसिपेट भी बोलते हैं, और लेज़र-फेयर को हम फ्री रियन भी बोलते हैं। बिल्कुल सही, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जिसमें हम क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं और एक कॉमन डिसीजन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन डिस्कस करेंगे, क्या है। द सबऑर्डिनेट्स सॉल्व द रूटीन प्रॉब्लम्स। द सबऑर्डिनेट्स सॉल्व द रूटीन प्रॉब्लम्स वेयर एज द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स आर ब्रॉट इनटू नोटिस ऑफ द सुपीरियर। छोटी मोटी प्रॉब्लम सबऑर्डिनेट से संभाल लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है वो ही सुपीरियर के नोटिस में लाई जाती है। ये क्या चीज बताने की कोशिश हो रही है? क्या यहाँ पे डेलीगेशन की बात चल रही है? क्या यहाँ पे एम्प्लॉय को मोटिवेशन देने की बात चल रही है? क्या यहाँ पे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात चल रही है? या लास्ट यहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात चल रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा ऑप्शन बनाए किसने है, बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जो यही बोलता है कि आपको वही प्रॉब्लम्स या वही डेविएशंस मैनेजमेंट के नोटिस में लाने चाहिए जो एक लिमिट के ऊपर हो रहे हैं, जो सिग्निफिकेंट होते हैं, उसी को बोला जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड के अंदर। अब हमारे 10th एपिसोड आएंगे, फाइनली हम 10th एपिसोड पर आ रहे हैं। मतलब ये कि आज हमने 90 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए 1 मार्क के। इतने तो खैर आपने कभी खुद से सॉल्व नहीं करे होंगे, और करे होंगे तो वो टाइम पास वाले क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। हमने बहुत ही डिटेल वाले, मतलब मान के चलो 90 में से हमने अराउंड 70 क्वेश्चन ऐसे करे होंगे जो थोड़े से टेढ़े रहे होंगे, जो पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने वाले किए होंगे, और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो टाइम पास वाले क्वेश्चन होते हैं। तो कोई नहीं, हम कंप्रिहेंसिव तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने केस स्टडी सीरीज नहीं देखी है तो केस स्टडी सीरीज जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको दिखाया केस कैसे आते हैं और उसको अप्रोच कैसे होती है सॉल्व करने के लिए। मैंने सिर्फ बड़बोलापना नहीं दिखाया है कि बेटा आपको चैप्टर याद होना चाहिए, आप ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। मैंने आपको कम से कम 40 से 50 केस स्टडीज, अलग अलग चैप्टर्स की टेढ़ी केस स्टडीज खुद से सॉल्व करवाई हैं। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान में रखिए और इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड के अंदर। टिल देन पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।